शहर के सबसे पोश इलाके में बनी एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल पर एक दफ्तर था, जहाँ खामोशी का राज था। ये खामोशी किसी लाइब्रेरी की नहीं, बल्कि एक खौफ की खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टक टक भी यूं महसूस होती थी जैसे कोई हथौड़ी बरसा रहा हो। अमाद कुर्सी पर बिल्कुल सीधा बैठा था। उसके सामने पर रखी चीजें इतनी तरतीब से थी कि पैमाना रखकर नापी जा सकती थी। उसने अपनी कलाई घुमाई और वक्त देखा। 8 बजकर 2 मिनट हो चुके थे। उसके माथे पर एक गम शकन उभरी, जिस बात की अलामत थी कि कोई किसी की शामत आने वाली है। सामने खड़ा मुंशी कांप रहा था। मैंने तुमसे क्या कहा था? अमाद की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी काट थी जो हड्डियों तक उतर जाए। मुंशी ने हकलाते हुए जवाब दिया, साहब, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए 2 मिनट की देरी हो गई। अमाद ने मेज पर रखा कलम उठाया और उसे 1 इंच दाएं तरफ सरकाया ताकि वो कलम के बिल्कुल मुतवाजी हो जाए। गाड़ी खराब होने की वजह है, लेकिन वक्त पर ना पहुंचने की इंतखाब है। कानून और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते। अगर तुम अपनी जिंदगी के 2 मिनट जाया कर सकते हो तो तुम मेरे मौकल का केस भी जाया कर सकते हो। जाओ और मेरे लिए काली कॉफी बना कर लाओ, बिना चीनी के। यह मात था, एक कामयाब असूल परस्त और इंतहाई खुश्क मिजाज वकील। उसकी जिंदगी में जज्बात के लिए कोई खाना नहीं था। वो मुस्कुराता भी था तो ऐसा लगता था जैसे चेहरे के पट्टों की वर्जिश कर रहा हो। उसके नजदीक दुनिया सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम थी, कानूनी और गैर कानूनी। दूसरी तरफ शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक कमरा था जहां ऐसा लगता था जैसे अभी जलजला आकर गुजरा हो। कपड़े कुर्सी पर लटक रहे थे, जमीन पर रंगों की ट्यूब्स बिखरी थी और बिस्तर पर उर्वा सो रही थी। अचानक मोबाइल फोन का अलार्म बजा। उर्वा हड़बड़ा कर उठी और कंबल में फंस कर सीधा जमीन पर आ गिरी। ओ खुदाया, 9 बज गए! वो चिल्लाई, आज तो किस्मत का फैसला होने वाला है। वो एक तूफान की तरह उठी, जल्दी से दांत साफ किए, बालों में कंघी की जगह सिर्फ उंगलियां फेरी और जूते पहने। एक पाँव में काला जूता था, दूसरे में नीला। अम्मी, मैं जा रही हूँ। उसे भागते हुए आवाज दी। बावर्ची खाने से अम्मी की आवाज आई, नाश्ता तो कर लो लड़की, और ये क्या हुलिया बना है? लेकिन उर्वा जा चुकी थी, तो अपनी पुरानी गाड़ी में बैठी, जिसे वो प्यार से रानी कहती थी। गाड़ी स्टार्ट होने में नखरे दिखा रही थी। देख रानी, आज नहीं, आज मुझे एजेंट से मिलना है, प्लीज चल पड़ो। उर्वा ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर हाथ मारा। गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और चल पड़ी। सड़क पर उर्वा के लिए ट्रैफिक के इशारे सिर्फ सजावट के लिए थे। लाल बत्ती पर रुकना उसे वक्त का ज़्या लगता था। वो गाड़ियों के बीच में से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके कानों में ऊंची आवाज में मौसीकी गूंज रही थी और वो सर हिला हिलाकर साथ गा रही थी। वो शहर के एक तंग बाजार में पहुंची। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर लिखा था शौकत ट्रेवल्स, आपके ख्वाबों की तबीब। एक ऐसी जगह थी जहाँ कानून कम और जुगाड़ ज्यादा चलता था। अंदर शौकत नामी एक आदमी बैठा पान चबा रहा था और वह सांस फूलते हुए अंदर दाखिल हुई। शौकत भाई, मुझे जाना है, बस मुझे बाहर भेज दे। मुझे इस नुमाइश में शिरकत करनी है, प्लीज। मेरा करियर खत्म हो जाएगा नहीं तो। उर्वा ने मेज पर हाथ रखा। शौकत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। देखो बेटी, सीधे तरीके से वीजा मिलना मुश्किल है। तुम्हारे कागजात कमजोर हैं, ना बैंक में पैसे हैं और ना कोई जायदाद। उर्वा परेशान हो गई। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं फनकार हूँ, मुझे वहां जाना ही होगा, आप कुछ भी करे, फिर बस रास्ता निकाले। शौकत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने इधर उधर देखा और आवाज धीमी कर दी, रास्ता तो है, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा है, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं कर सकता हूँ। उर्वा के लिए इस वक्त कुछ भी अहम नहीं था सिवाय बाहर जाने के। वो अपनी धुन में इतनी मगन थी कि उसने ये भी नहीं पूछा कि वो रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। मैं तैयार हूँ, उर्वा ने जोश में कहा, अब बस बताएं कि मुझे करना क्या है। शौकत ने एक फार्म उसके आगे किया। इस पर दस्तखत कर दो और अपना पासपोर्ट मुझे दे दो, बाकी काम मेरा है। मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से भेजेंगे हम कि किसी को कानों कान खबर ही नहीं होगी। उर्वा ने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। उसने अपना असल पासपोर्ट और जमा पूंजी इस धोखेबाज के हवाले कर दी। वो खुशी खुशी दुकान दुकान से बाहर निकली, बिल्कुल बेखबर कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज में बैठने के लिए ख्वाब देख रही है वो उसे सीधा जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा और इससे बदतर भी जगह ले जा सकता है। हवाई अड्डे की रोशनियां आंखों को खैरा कर रही थी और वह अपने हाथों में पासपोर्ट थामे कतार में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो खुद को पहले इस नुमाइश में खड़ा देख रही थी जहां उसकी पेंटिंग्स को सब सराह रहे थे। उसने अपने लिए एक
शोख सब्ज रंग का लिबास मुंतखब किया, जो दूर से ही चीख चीख कर उसकी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। इसकी बारी आई। उसने बड़े एतमाद से अपना पासपोर्ट काउंटर पर बैठे ऑफिसर के आगे बढ़ाया। ऑफिसर ने पासपोर्ट लेयर्स पर लगी मोहर को गौर से देखने लगा। उसने उर्वा की तरफ देखा, फिर दोबारा पासपोर्ट की तरफ, फिर अपने साथ बैठे दूसरे ऑफिसर को इशारा किया। बीबी। अफसर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, जरा साइड पर आ जाए। उर्वा ने हैरानी से ब्रूज गाए, क्यों? क्या मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? देखिए, मैं अभी इतनी मशहूर नहीं हुई, लेकिन अगर आप मजिद है तो दे देती हो, वैसे भी मुझे जल्दी है। ऑफिसर ने उसे ऐसे घूरा जैसे कोई खलाई मखलूक हो। ऑटोग्राफ नहीं चाहिए बीबी, आपका वीजा जाली है। ये मोहर हाथ से बनाई गई है और कागज की क्वालिटी भी 2 नंबर है। उर्वा के पैरों तले से जमीन निकल गई। जैली? ये कैसे हो सकता है? शौकत भाई ने तो कहा था कि ये वीआईपी तरीका है और ये खास कोड होता है। शौकत भाई को तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ आइए। ऑफिसर ने इशारा किया। वो पुलिस वाले आगे बढ़े। उर्वा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। चंद लम्हों में उसका शानदार मुस्तकबिल के ख्वाब चकनाचूर हो गया और वो खुद को एक ठंडे कमरे में तफ्तीशी ऑफिसर के सामने बैठा पा रही थी, जहाँ उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। दूसरे तरफ घर में हमीद साहब यानी कि उर्वा के वालिद बड़े सुकून से अखबार पढ़ रहे थे। सलमा बेगम नाश्ते की मेज लगा रही थी। पराठों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। अचानक फोन की घंटी बजी। हमीद साहब ने बेजारी से फोन उठाया। जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनते गए, उनके चेहरे का रंग लम्हा ब लम्हा तब्दील होने लगा। पहले वो सुर्ख हुए, फिर सफेद और आखिर में हल्दी की तरह पीले पड़ गए। क्या? वो इतनी जोर से चिल्लाए कि कव्वा दीवार से उड़ गया। गिरफ्तार? जारी वीजा? FIA? सलमा बेगम के हाथ से चाय की प्याली छूट कर जमीन पर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। किसको गिरफ्तार कर लिया? मेरी उर्वा को। हमीद साहब ने फोन बंद किया और सर पकड़कर वही कुर्सी पर ढेर गए। तुम्हारी लाडली ने खानदान की नाक कटवा दी। वो जैली वीजा पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। अब वो हिरासत में है। उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने वाला है। घर में कहराम मच गया। सलमा बेगम ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। हाय मेरी बच्ची, वो तो मासूम है। उसे तो दुनियादारी का पता ही नहीं। वो तो दुकानदार से सब्जी भी नहीं खरीद सकती। वीजा क्या खरीदेगी? किसी ने उसे बेवकूफ बनाया होगा। हमीद साहब कुछ करें ना, हमारी बच्ची जेल में नहीं रह सकती। वो तो अंधेरे से भी डरती है। हमीद साहब परेशानी के आलम में कमरे में तेज तेज चक्कर लगाने लगे। मैं क्या करूं, मामला संगीन है। सरकारी वकील तो उसे महीनों अंदर रखेगा। जमानत करवाना आसान नहीं होगा। हमें किसी बड़े काबिल और तेज वकील की जरूरत है, जो कानून के हर चोर रास्ते को जानता हो। अचानक उनके जहन में एक झमाका हुआ और रुके। अमर? उन्होंने जेर लब कहा। सलमा बेगम ने आंसू पूछे। कौन अमर? वही तुम्हारा दूर का भतीजा। वो तो हमसे बात भी नहीं करता, इतना मगरूर है। सलाम का जवाब भी मुश्किल से देता है और सुना है उसकी फीस भी लाखों में है। मगरूर है मगर काबिल है, हमीद साहब ने फैसला कुन लहजे में कहा। शहर का सबसे बड़ा इमिग्रेशन वकील है वो। लोग कहते हैं कि वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है और कानून की बारीकियों को समझता है। सिर्फ वही उर्वा को बचा सकता है। रिश्तेदारी का वास्ता दूंगा तो शायद मान जाए, लेकिन क्या वो मानेगा? सलमा बेगम ने खदशा जाहिर किया। तुम्हें याद है पिछली बार शादी में उसने हमारे तोहफे को देखकर कैसा मुंह बनाया था? वो हम जैसे जज्बाती लोगों को पसंद नहीं करता। मानना पड़ेगा उसे। हमीद साहब ने अपनी चादर उठाई और कंधे पर डाली। इज्जत का सवाल है। मैं उसके पास जा रहा हूँ, चाहे हाथ जोड़ने पड़े या फिर मिन्नतें करनी पड़े। मैं उर्वा को बाहर निकाल कर ही रहूंगा। हमीद साहब घर से निकले तो उनके कदमों में तेजी थी। वो जानते थे कि जिस दरवाजे पर वो दस्तक देने जा रहे वहां जज्बात की नहीं, सिर्फ असूलों की करेंसी चलती है। लेकिन एक बाप के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अमार से मदद मांगना शेर के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ होगा और वहां उनकी इज्जत अफजाई का कितना सामान मौजूद है। हमीद साहब के पांव लड़स रहे थे। वो अमार के दफ्तर के दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ठंडे ठंडे खौल के अंदर दाखिल हो रहे हो। अमार का दफ्तर किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की तरह साफ और बेरंग था। सामने बैठी इस्तकबालिया खातून भी बगैर किसी जज्बात के मशीन की तरह काम कर रही थी। वकील अमार से मिलना है, हमीद साहब ने तभी आवाज में कहा। खातून ने इनके फूले हुए लिबास को हकारत से देखा। क्या आपकी मुलाकात का वक्त आया था? मैं उनका चाचा हूँ, रिश्तेदार।
حمید صاحب نے رشتوں کا واسطہ دیا، یہاں صرف موکل اور وقت چلتا ہے۔ خاتون نے میز پر ایک فائل کھولتے ہوئے جواب دیا، رشتہ داری دفتر سے باہر ہے، انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد عمار کے لیے ایک معاون نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عمار اپنے بھورے رنگ کے سوٹ میں کرسی پر بیٹھا ایک سائنسی تجربہ کار کے سائنسدان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی میز پر کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ پر سے ہلی نہیں تھی۔ بیٹھے؟ عمار نے کوئی مسکراہٹ دیے بغیر کہا، آپ کا کیس کیا ہے؟ حمید صاحب کا دل ٹوٹ گیا۔ عمار نے چاچا نے کوئی عام گاہک سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا بیتی کہانی اپنے اوپر سنائی۔ بیٹا عمار، وہ میری بیٹی عروہ۔ عمار نے فوراً ہاتھ اٹھا کر روک دیا، مجھے جذبات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ قانون جذباتی نہیں ہوتا، مجھے بس حقائق پتہ ہے۔ اس کی گرفتاری کس دفعہ کے تحت ہوئی ہے؟ کیا وہ دستاویز جعلی تھی یا صرف ان میں خامی تھی؟ حمید صاحب نے سہمتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی۔ حمید صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں فائل بند کر دی۔ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، عمار نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ حمید صاحب حیران رہ گئے، کیوں؟ میرے فرم کا ایک اصول ہے، ہم ان لوگوں کا دفاع نہیں کرتے جو دانستہ طور پر قانون توڑتے ہیں۔ جعلی ویزا ایک سنگین جرم ہے، میں ہمیشہ سچ اور اصول کی حمایت کرتا ہوں۔ عمار نے کہا، لیکن عمار بیٹا، وہ تو بہت ناسمجھ ہے، اسے کسی نے بیوقوف بنایا ہوگا، وہ مجرم نہیں ہے، وہ تو ایک فنکار لڑکی ہے۔ برائے مہربانی ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ حمید صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمار کو جذباتی باتیں بالکل پسند نہیں تھی، وہ میز پر جھکا۔ دیکھیے چچا، رشتہ داری ایک نجی معاملہ ہے اور میرا کام ایک پیشہ ہے، مجھے اپنے کیریئر سے کوئی سمجھوتا منظور نہیں۔ حمید صاحب نے منت کرتے ہوئے عمار کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ عمار اس حرکت پر پریشان ہو گیا۔ اسے جلدی سے اپنی گردن کو ٹائی کو ناٹ کو ڈھیلا کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس نے اندر ہی اندر سوچا کہ اگر یہ خبر باہر چلی گئی تو میرے خاندان کی لڑکی جعلی ویزے کے کیس میں پھنسی ہے تو شہر کے بڑے موکلین مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ میری دیانتداری میں کمی ہے۔ اپنی ساکھ بچانے کے لیے مجھے کیس لینا پڑے گا۔ عمار نے گہری سانس لی اور کرسی پر واپس سیدھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں کیس لوں گا، صرف اس لیے کہ اس کیس کا میرے ارادے کی عزت پر کوئی اثر نہ پڑے، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ حمید صاحب کے چہرے پر امید کی کرن جاگی۔ جی جو کہیں گے۔ پہلی بات، آپ کا رویہ موکل اور وکیل جیسا رہے گا، جذباتی باتیں اس کمرے کے باہر ہے۔ دوسری، میری فیس بہت زیادہ ہوگی، یہ صرف میری مہارت کا معاوضہ ہے۔ اور تیسری سب سے اہم، آپ کی بیٹی کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جو میں اسے کرنے کو کہوں گا، ایک سوال بھی پوچھے بغیر۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ حمید صاحب نے فوراً سر جھکا دیا، منظور ہے، سب منظور ہے، بس میری بیٹی کو رہائی مل جائے۔ بہت خوب۔ عمار نے اپنی میز پر فون اٹھایا، اب ہمیں ضمانت کے لیے وقت چاہیے، آپ فوراً اس لڑکی کو یہاں سے لے آئے تاکہ میں حقائق کو جان سکوں۔ اور اس لڑکی کا نام عروہ ہے؟ حمید صاحب نے تصدیق کی۔ عمار نے سرد نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، میرے لیے وہ صرف موکل نمبر 335 ہے، آپ فون کریں۔ حمید صاحب نے عروہ کو دفتر بلانے کے لیے فون کیا۔ عمار کا دل اندر سے خوفزدہ تھا کہ وہ کس مصیبت میں پڑنے والا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس لاپرواہ بے قابو لڑکی سے نپٹنا عدالت میں کیس لڑنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ میں اس خوبصورت منظم زندگی میں ایک زلزلہ آنے والا تھا۔ حمید صاحب عمار کے دفتر کے باہر ایک صوفے پر بے چینی سے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عروہ اندر داخل ہوئی۔ وہ قید خانے کی سرد کوٹری سے نکل کر آئی تھی، لیکن اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، وہ اب بھی ایک آزاد پنچھی کی طرح تھی۔ وہ تیز دیر چلتی ہوئی آئی اور عمار کے دفتر کا دروازہ زور سے کھول دیا۔ عمار نے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز پر آنکھیں بند کر دی۔ یہ اس کی ترتیب شدہ دنیا میں پہلا بڑا جھٹکا تھا۔ کیا تمہارے خاندان میں کسی کو دروازہ آہستہ سے کھولنے کی تربیت نہیں دی گئی؟ عمار نے اپنی گردن دائیں بائیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ عروہ نے کندھے اچکائے۔ میرے خاندان میں جذباتی لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں، میرا مسئلہ حل کریں، میرا سارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ عمار نے عروہ کو غور سے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، قمیض پر پینٹ کا ایک دبا تھا، پین کا، اور شاید پہلی بار کوئی سادہ لباس پہنا تھا اور اس پر پھیکا لگ رہا تھا۔ عمار نے دل میں سوچا، یہ لڑکی نہیں چلتا پھرتا حادثہ ہے۔ بیٹھو، عمار نے سخت لہجے میں کہا، اور تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے اس جعلی ایجنٹ کو کیا کیا کاغذات دیے۔ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، میرا وقت ضائع کرنے کی تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ عروہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ عمار نے ایک ایک لفظ کو اپنے
नोट पैड पर दर्ज किया, जैसे वो किसी खतरनाक बीमारी की तारीख लिख रही। बहुत खूब, अमार ने खुश्क आवाज में कहा। यानी तुमने जानते बूझते हुए कानून को तोड़ा है। तुम्हारे पास मुल्क में वापस आने की कोई मजबूत वजह नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी, कोई मुस्तकिम मुलाजमत नहीं थी, तो एक आजाद थियाल माली तौर पर गैर मुस्तकिल अफराद हो जो मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। और वह को गुस्सा आया। मैं भाग नहीं रही थी, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने जा रही थी, और ये सब कानूनी पेचीदगियां हैं। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। कानून आपकी नीयत नहीं, आपके अमल को देखता है। अमार ने मेज पर हाथ मारा। और तुम्हारा अमल साफ तौर पर एक बड़ा जुर्म साबित कर रहा है। तुम्हें यकीन था कि वीजा गलत तरीके से बनवाया जा रहा है? अमार ने कुर्सी के पीछे टेक लगा दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरा सांस दिया, फिर से फाइलों के ढेर साइड पर किया। देखो मोक्कल नंबर 335। कानून की सीधी सड़क से इस केस को जितना नामुमकिन है, हम सिर्फ वक्त जाया करेंगे। हमीद साहब जो कोने में बैठे थे परेशान होकर बोले, तो अब क्या होगा? क्या वो जेल जाएगी? नहीं, अमाद ने कहा, जेल जाने से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें इस केस को कानूनी रास्ता छोड़कर जज्बाती रास्ता देना पड़ेगा। हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपील दायर करेंगे। और वाह ने पूछा, वो क्या होती है? क्या मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने घर की जरूरत हूँ? क्या मेरी बिल्ली मुझसे बहुत प्यार करती है? अमार ने अपने माथे पर हाथ फेरा। नहीं, उससे अदालत मुतासिर नहीं होगी। हमें ये साबित करना होगा कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम ताल्लुक इस मुल्क में मौजूद है। एक ऐसा ताल्लुक जो इतना मजबूत हो कि अदालत आपको यहाँ रहने पर मजबूर हो। अमान ने अपनी नजरें उर्वा पर गाड़ दी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो अब कानून की नहीं बल्कि एक गहरी चाल की थी। हमें अदालत को ये यकीन दिलाना होगा कि आप और मैं, अमार ने ठहर कर बात पूरी की, एक दूसरे के साथ सच्ची, गहरी और जज्बाती मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और हम जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। उर्वा एकदम से उछल पड़ी। क्या? मैं और आप? ये क्या बकवास है? आप एक रोबोट है, मैं एक जुनूनी फनकार। हम एक दूसरे को देखकर नफरत करते हैं। बिल्कुल सही, अमान ने कहा। इसी नफरत को मोहब्बत में बदलने का ड्रामा हमें कानून के सामने करना पड़ेगा। तुम्हें एक फर्जी महबूबा का किरदार अदा करना होगा, और मुझे एक सच्ची आशिक का। यही हमारा वाहिद रास्ता है। हमीद साहब के मुंह से पानी का गिलास गिर गया। कि अमार का मंसूबा था, एक बड़ा झूठा रोमानवी मंसूबा। और वह को लगा कि वो शायद जेल से बच जाए, लेकिन अब इसे सख्त मिजाज बेजान वकील की मोहब्बत का बोझ उठाना पड़ेगा। ये सोच ही उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। अमार का मंसूबा सुनकर उर्वा का गुस्सा आसमान को छू गया। वो कुर्सी से उठी और हाथ हिला हिला कर बात करने लगी। आप पागल हो गए? मैं आपसे नफरत करती हूँ, मैं ड्रामा नहीं करूंगी। कि नामुमकिन है, मैं जेल चली जाऊंगी, लेकिन आप जिससे असूल परस्त और खुश्क शख्स की मोहब्बत का दिखावा नहीं करूंगी। अमार बिल्कुल खामोश और ठंडा बैठा रहा। जब उर्वा खामोश हुई तो अमार ने अपनी पेंसिल को सीधा किया और एक कानून की किताब खोली। ना सिर्फ आप जेल जाएंगी, अमार ने कहा, बल्कि आपके पासपोर्ट पर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। तुम्हारी बाकी जिंदगी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने में गुजरेगी। कोई आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। अमार ने एक सफा पलटा और पढ़ना शुरू किया। गैर कानूनी दस्तावेजात की बना पर मुल्क छोड़ने की कोशिश के जुर्म में कम से कम 5 साल कैद और भारी जुर्माना। उर्वा का चेहरा फक हो गया। और कैद खाना? हमार ने अपनी बात जारी रखी। वो कोई आर्ट गैलरी नहीं है। वहां कोई रंग नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ तारीकी और सख्ती होगी। क्या तुम्हारे फनकाराना मिजाज को सूट करेगा? और वह कांप गई। रंगों की दीवानी को अचानक सिर्फ काला और सफेद नजर आने लगा। हमीद साहब फौरन आगे बढ़े। और वह बेटा, वो सच कह रहा है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी वजह से खानदान की इज्जत दांव पे लग सकती है। सिर्फ चंद दिन की बात है, फिर हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। बराए मेहरबानी मेरी खातिर मान जाओ। और वह ने एक नजर हमीद साहब के बेबसी से भरे चेहरे पर डाली, फिर अमार की आंखों में देखा। अमार की आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ एक ठंडा फैसला था। उसे एहसास हुआ कि उस शिकंजे से निकल नहीं सकती। उसे मायूसी से सर झुका लिया। ठीक है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। मुझे मैं आपकी इस घटिया मंसूबे पर अमल करूंगी। अमार ने फौरन कलम उठाया और एक सादा कागज पर चंद नुकात लिखे। जैसी उर्वा ने हामी बड़ी, उमर का रवैया एक फिर एक वकील का हो गया। बहुत खूब, ये रही उस मुआहदे की शराइत। उमर ने कागज उर्वा की तरफ बढ़ाया। पहली शर्त, मैं इस केस का वकील हूँ और तुम मेरी मौका। इस दौरान हमारा हर ताल्लुक सिर्फ पेशे की बुनियाद पर होगा। दूसरी शर्त, ये ड्रामा मेरी हदायत पर चलेगा।
तुम अपना कोई तख्लीकी दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगी। तीसरी शर्त, तुम्हें फौरन मेरी मुस्तकबिल की दुल्हन का किरदार अदा करना शुरू करना होगा। मैं तुम्हें रोजाना ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा कि प्यार करने वाले जोड़े की तरह कैसे बर्ताव करना है। चौथी शर्त, मेरे दफ्तर या घर में कोई अफरा तफरी नहीं फैलाई जाएगी, हर चीज मेरी तरतीब के मुताबिक रहेगी। और आखिरी शर्त, ये झूठ सिर्फ अदालत के सामने है। जैसे ही वीजा का मामला खत्म हुआ, ये मुआहिदा भी उसी वक्त खत्म हो जाएगा। हमार ने कागज पर दस्तखत किए और उर्वा से दस्तखत करवाने लगा। उर्वा ने गुस्से से कलम पकड़ा और अपना नाम लिख दिया। ये फर्जी मोहब्बत का मुआहिदा कानूनी कागजात पर नहीं बल्कि नफरत, खौफ और मजबूरी की स्याही से लिखा गया था। ये दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का पहला कदम था। अब उर्वा उस वकील के हाथ में थी जिसे उससे शदीद नफरत थी। अमार ने अपने दफ्तर के एक छोटे मीटिंग रूम को मोहब्बत की तरबियत गाह में बदल दिया। कमरे में एक सफेद बोर्ड लगा था जिस पर बड़े हरूफ में लिखा था, मोहब्बत का निसाब। उर्वा को यकीन नहीं आ रहा था कि वकील की जिंदगी में ऐसी चीज थी भी हो सकती। निसाब? उर्वा ने हंसते हुए कहा, मोहब्बत कोई रियाजी का फार्मूला है जिसे आप व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे। अमार ने अपनी ऐनक सीधी की और तहम्मुल से जवाब दिया, यह हम जज्बात नहीं बल्कि अदाकारी सीख रहे हैं और हर चीज अदाकारी के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबा जरूरी है। उसने पहली सतर पर उंगली रखी। सबक नंबर 1, सच्ची मोहब्बत का इजहार नजरों से। देखो मौकल नंबर 335। अमार ने अपनी बात शुरू की, अदालती हकाम आपकी जिस्मानी हरकत को बहुत करीब से देखेंगे। पहला और अहम कदम आंखों का रब्ता है। सच्ची जोड़े 10 सेकंड तक आंखों में देखकर एक जज्बाती राब्ता कायम करते हैं। अमार ने एक स्टॉप वॉच निकाली और इसे अपनी मेज पर रखा। हम 10 सेकंड तक आंखों में देखेंगे, फिर तुम एक दिलकश मुस्कुराहट दोगी जिसमें बेसाख्तगी और गहराई होगी। शुरू करो। और वह ने गहरा सांस लिया और अमार की आंखों में देखा। अमार का चेहरा बिल्कुल स्पाट और बेतासुर था। उसे यूं घूर रहा था जैसे किसी नई दस्तावेजात में कोई कानूनी रकम तलाश कर रहा हो। 3 सेकंड बाद उर्वा बेख्तियार हंस पड़ी। वह हंसते हंसते कुर्सी से गिरने लगी। क्या कर रही हो? अमार ने गुस्से से पूछा। हंसना मेरे निसाब में शामिल नहीं। मैं क्या करूं? उर्वा ने आंसू साफ किया। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप मुझे नहीं, मेरे वीजा के कागजात को देख रहे हो। आपका चेहरा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कोई एम्प्टी मशीन मेरा कोड मांग रही हो। अमार ने झिंझिलाकर घड़ी पर वक्त देखा। ये कामयाब नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट में खोखलापन है। मैंने कहा था दिलकश मुस्कुराहट। ध्यान दो, तुम्हें सर को 3 डिग्री बाएं झुकाना है और मुस्कुराते हुए अपने निचले होंठ को ऊपर की तरफ हल्का सा लाना है। ये देखो। अमार ने मस्नूई मुस्कुराहट की नकल की जो इतने अजीब और खौफनाक थी कि उर्वा की हंसी दोबारा छूट गई। या अल्लाह, आप क्या कर रहे हैं? उर्वा चिल्लाई। आप ऐसे मुस्कुराए जैसे रोबोट को कोई वायरस आ गया हो। बस बहुत हो गया। अमार ने गुस्से से अपना हाथ झटका। मैं तुम्हारे गैर तख्लीकी दिमाग पर वक्त जाया नहीं कर सकता। चलो अगला सबक। अमार ने दूसरा नुक्ता पढ़ा। सबक नंबर 2, हाथ का प्यार बड़ा लम्स। जब तुम किसी अवामी जगह पर हो तो हाथ को इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए जैसे तुम एक बैग उठा रही हो, बल्कि हाथ को इस तरह पकड़ो कि एतमाद और मोहब्बत झलके। चलो मेरे साथ, हाथ को पकड़ो। उर्वा ने झुककर अमार का हाथ इस तरह पकड़ा जैसे वो कोई कीचड़ बड़ा चीज उठा रही हो। अमार फौरन तड़प उठा। नहीं, क्या कर रही हो? अमार ने अपना हाथ झटक दिया। इतनी भी सारी, तुम्हें मुझ पर हक जताना है, ये दिखाना है कि तुम मेरी हो। और दोबारा कोशिश करो, लेकिन इस बार जज्बात शामिल करो। उर्वा ने अपने दांत पीछ लिए और दिल में सोचा कि यह सूल फरस्त पत्थर के लिए मोहब्बत का दिखावा करना शायद कैद से भी बड़ी सजा है। ये पहला तरबीती सेक्शन नाकाम हो चुका था और कहानी में आने वाले दिलचस्प झगड़ों को सिर्फ एक झलक थी। पहली तरबियती किस्ती की नाकामी के बाद अमार ने हिकमत अमली बदल दी। अब हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। वीजा हकाम को सबूत के तौर पर तस्वीर और वीडियोस फुटेज भी जमा करवानी है। अमार ने अगले दिन का सारा मंसूबा एक छोटे कार्ड पर लिखकर उर्वा को थमा दिया। ये आपकी पब्लिक आउटिंग का शेड्यूल, अमार ने कहा। इसमें गुफ्तगू के 10 नुकात हैं। हम सुबह 10 बजे एक पुरसुकून कॉफी शॉप पर जाएंगे। 10 बजे बजकर 15 मिनट तुम मेरी फाइल की तारीफ करोगी और 10 बजकर 3 मिनट तुम एक हल्का सा दोस्ताना लम्स दोगी जो गैर इरादी लगे। क्या ये वाज़ेह है? उर्वा ने कार्ड को देखा और उसे एक रद्दी का टुकड़ा समझकर वहीं फेंक दिया। आप खुद को क्या समझते हैं? मैं कोई रोबोट हूँ जिसे आप कोडिंग करके भेज रहे हैं? तुम मेरी मौक्कल हो और मेरी हदायत तुम्हारे बचाव का कोड है। अमार ने अपनी जुबान दबाकर कहा।
وہ اگلے دن شہر کی سب سے مشہور کافی شاپ پہنچے۔ عمار نے میز پر بیٹھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ عروہ کی طرف بڑھایا تاکہ اسے پیار سے تھامے۔ عروہ نے عمار کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے سے اس کے قریب پڑا ایک کیک کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ عمار نے دانت پیس کر مسکرایا، ٹھیک ہے، گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس اپنے کارڈ سے پہلا نقطہ اٹھایا۔ تمہیں کہنا ہے عمار، آپ کا کام کرنے کا طریقہ اتنا پرکشش کیوں ہے؟ عمار نے کیک کا ایک اور بڑا نوالا لیا اور منہ چلاتے ہوئے بولا، سوری میرا منہ بند ہے، آپ خود بول لیں۔ عمار نے صبر سے کام لیا، ٹھیک ہے میں پہل کرتا ہوں۔ عمار نے مسکراتے ہوئے کہا، عروہ تم آج کیسی لگ رہی ہو؟ اسے یہ کارڈ پر لکھی اسکرپٹ سے پڑھا، تمہارے چہرے پہ یہ رنگوں کی چمک بہت دلکش لگ رہی ہے۔ عروہ اس اچانک طریق پر پھولے نہیں سمائی، لیکن اسے لگا کہ یہ اسکرپٹ بہت بورنگ ہے، اسے کچھ ڈرامائی کرنا چاہیے۔ اچانک عروہ نے جوش میں اپنے دونوں ہاتھ میز پر مارے، ہم نے طے کر لیا۔ عروہ زور سے بولی۔ کافی شاپ میں سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عمار نے گھبراہٹ میں سرگوشی کی، کیا طے کر لیا؟ یہ ہمارے منصوبے میں نہیں تھا، آہستہ بولو، میں نے فیصلہ کیا۔ عروہ نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ میں آج سے آپ کو ایک نیا پیار کا نام دوں گی۔ کیوں؟ عمار، بہت بورنگ ہے۔ عمار کا رنگ اڑ گیا، نہیں یہ مت کرو، ہم نے اس پر بات کی تھی۔ ارے پریشان نہ ہوں، عروہ نے شیطانی مسکراہٹ دی، میرے دل سے ایک نام نکلا ہے جو آپ کی شخصیت پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ عروہ نے عمار کی طرف پیار سے جھکنے کی اداکاری کی اور اس کے کان میں زور سے کہا، پیمانہ صاحب۔ عمار کی آنکھوں میں شدید غصہ اترا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عروہ نے منہ پھیر لیا، کیا ہوا؟ آپ کو پیمانہ صاحب پسند نہیں آیا؟ آپ کو تو ہر چیز ناپنے کا شوق ہے نا؟ میں تمہیں پیمانہ نہیں لگ رہا، میں تمہارا وکیل ہوں۔ عمار نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ عمار نے فوراً میز پر بل پھینکا اور عروہ کا بازو پکڑنے سے کافی شاپ سے باہر کھینچ لیا۔ باہر آ کر عمار نے غصے سے اس کے کارڈ کو پھینک دیا جس پر گفتگو کے نکات لکھے تھے۔ اس کی منظم زندگی میں یہ پہلا ایسا دن تھا جب وہ مسلسل اپنی تمام منصوبہ بندی میں شکست کھا رہا تھا۔ اور وہ پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی، اسے لگا کہ اس نے اپنے وکیل کو تھوڑا سا جھجوڑ کر اچھا کام کیا ہے۔ کافی شاپ میں ناکامی کے بعد عمار نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جھوٹ صرف عوامی سطح تک محدود نہیں رہے گا۔ ویزا حکام ممکنہ طور پر ان کے رہن سہن کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا ان کے پڑوسیوں سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اس لیے عروہ کو اب عمار کے گھر میں رہنا ہوگا۔ عمار کا اپارٹمنٹ آرٹ گیلری سے بھی زیادہ ایک میوزیم لگتا تھا، سب کچھ سفید، سرمئی اور سیاہ رنگ میں تھا، کوئی اضافی چیز نہیں تھی، ہر کتاب رنگوں کی بجائے موضوع کے لحاظ سے ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اور وہ ایک بہت بڑے پھٹے ہوئے تھیلے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ تھیلے میں کینوس رنگوں کی ٹیوبز، آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ اور کچھ شوق کپڑے بڑے ہوئے تھے۔ تھیلے کو گھسیٹتی ہوئی سفید قالین پر لے آئی۔ عمار نے آواز پر یوں رد عمل دیا جیسے کسی نے شیشے پر کیڑے رکھ دی ہو۔ یہ کیا ہے؟ عمار نے اپنی زبان دب کر پوچھا۔ یہ میرا سامان ہے۔ عروہ نے بیگ کھولا اور ایک کچی پینٹنگ باہر نکالی جو مکمل سوکھی بھی نہیں تھی۔ میرے کپڑے، میری پینٹنگز اور میری چائے کا کپ۔ عروہ نے اپنے پینٹ سے لتھڑا ہوا چائے کا کپ عمار کی شیشے کی میز پر بغیر کسی کوسٹر کے رکھ دیا۔ عمار کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکلنے کو تیار تھے۔ تم نے اسے بغیر کوسٹر کے میز پر کیوں رکھا؟ اور اس کپ پر یہ سرخ دھبے کیا ہے؟ یہ میرا پسندیدہ رنگ ہے۔ عروہ نے کندھے اچکائے، اور یہ میرا کپ ہے اور یہ میری میز ہے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میری میز ہے، عمار نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ میری میز ہے، میری جگہ اور میرا اصول ہے۔ یہ جگہ میری ترتیب کے تابع ہے۔ عروہ نے عمار کے لیے یہ جگہ زیادہ جذباتی اور خوشگوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ایک شوخ پیلا دوپٹہ اٹھا اسے عمار کے بالکل سادہ فاؤنڈیشن آرٹ میں پیس پر لٹکا دیا۔ عمار کو لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھ میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ یہاں سے یہ کپڑا ہٹاؤ، اس نے کہا۔ اس کی جگہ میری طے کرو، طے کردہ کپڑوں یہاں آ سکتے ہیں۔ عمار نے عروہ کو اپنے دفتر کی ایک فائل پر کام کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ وہ ایک انتہائی اہم مقدمے کی آخری دستاویز تیار کر رہا تھا جو اگلے دن عدالت میں جمع کروانی تھی۔ عروہ بور ہو گئی اور اپنی کینوس کو تلاش کرنے لگی۔ اس کی نظر عمار کی میز کے کونے پر پڑی جہاں کاغذات کا ایک چھوٹا ڈھیر لگا تھا۔ عروہ کو لگا کہ یہ کاغذات ردی ہیں جو عمار پھینکنے والا ہے۔ اس نے کاغذ اٹھایا تاکہ کونے پر اپنا ایک خیال سکریبل کرے۔ جیسے عروہ نے کالی مارکر سے ایک بڑا سا دائرہ اس کاغذ پر کھینچا، عمار نے چیخ کر اس کی طرف دیکھا۔ رکو، عمار چلایا، اس کی آواز پورے اپارٹمنٹ میں گونجی۔ عروہ نے خوف زدہ ہو کر مارکر زمین پر گرا دیا۔
अमार करीब आया, उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। ये उसकी कंपनी के सबसे बड़े मौक्कल के मुआहदे की आखिरी कॉपी थी। और वाने मुआहदे के वस्त में मार्केट से एक बड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया। अमार ने अपनी जिंदगी में कभी इतना गुस्सा नहीं किया था। उसका चेहरा लाल हो गया। ये तुमने क्या कर दिया? अमार की आवाज में खौफ और गुस्से का अजीब इम्तजाज था। ये मेरी 3 महीने की मेहनत थी। मेरा मुआहदा आज 10 बजे दस्तक होना था। उर्वा ने खौफजदा नजरों से उमार को देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कोई बहुत बड़ा काम खराब कर दिया। अमार ने शदीद गुस्से में अपना हाथ मेज में बढ़ा। उसकी सख्त और मुनज़्ज़म जिंदगी में उर्वा की सूरत में पहला तबाहकुन जल्जला आ चुका था। मुआहदे की दस्तावेज पर उर्वा के बनाए हुए मुस्कुराते चेहरे ने अमार को सख्त सदमा पहुंचाया। अमार ने आधी रात तक मेहनत की और खुदा का शुक्र अदा किया कि उस मुस्कुराते चेहरे को कानूनी तौर पर नजरअंदाज करने का रास्ता निकालने में कामयाब हो गया। उसने गुस्से से फैसला किया कि वो उर्वा की इस नादानी को वीज़ा हकाम के सामने एक जज्बाती ताल्लुक के जरिए छुपाएगा। हमें फौरी तौर पर अपने ताल्लुक को खानदान के सामने मजबूत करना होगा। अगले दिन सुबह अमार ने उर्वा को सख्ती से कहा, आज रात घर पर एक छोटी सी तकरीब होगी जहां हम खानदान के अहम अफराद के सामने मंगनी का ऐलान करेंगे। तुम्हें एक रोमानवी होने की अदाकारी करनी होगी। मंगनी? उर्वा ने बेजारी से कहा। और वो कौन सी मंगनी होगी? वही प्लास्टिक वाली जो बच्चों को मिलती है। अंगूठी एक जरूरत है ना, जज्बात नहीं। अमार ने अपनी बात खत्म की और वो अंगूठी खरीदने बाजार गया। अमार ने एक ज्वेलर की दुकान पर जाकर सबसे सस्ती और बनावटी अंगूठी खरीदी। उसे सिर्फ एक प्रॉप चाहिए था जो सिर्फ वीजा हकाम को दिखाने के लिए जरूरी था। अंगूठी का पत्थर इतना बड़ा और चमकदार था कि वो साफ जाहिर कर रहा था कि ये झूठ है। शाम को अमार के घर में एक छोटी सी तकरीब का समा था। अमार की सख्त मिजाज फुप्पो भी तशरीफ लाई। फुप्पो हर चीज को शक की निगाह से देख रही थी, खासकर उर्वा को। मुझे तो रिश्ता बहुत जल्दी का लगता है अमार। फुप्पो ने अमार के कान में सरगोशी की। और ये लड़की, ये तो तुम्हारी तरह असूल परस्त बिल्कुल पसंद नहीं लगती। ये मोहब्बत है फुप्पो। हमारे रटे रटाए जुमले अदा किए। मोहब्बत कभी असूलों को नहीं देखती। तकरीब का अहम लम्हा आ गया। अमार ने खुद को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया और एक छोटे से डिब्बे में वो बड़ी सी चमकदार अंगूठी निकाली। और वाह, मैंने तुम्हारे लिए ये मोहब्बत की निशानी खरीदी है। अमार ने नहायत ही बेदिली से कहा। उर्वा ने अंगूठी देखी। वो इतनी बड़ी थी कि देखने वाले को हंसी आ जाए। उर्वा ने अमार की तरफ देखा, फिर उस अंगूठी को। उसे उमार की इस कंजूसी पर हैरत नहीं हुई बल्कि एक अजीब सी खुशी हुई। अमार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमार ने ड्रामाई अंदाज में वो अंगूठी और उसकी उंगली में पहना दी। उर्वा ने हंसकर फूफी की तरफ देखा। देखा कितनी बड़ी है। मेरे महबूब ने कहा था कि मोहब्बत छुपानी नहीं चाहिए। फुप्पो का मुंह खुला रह गया। वो ये ना समझ पाई कि असली है या मजाक। तो बेटी, तो क्या काम करती हो तुम? फुप्पो ने तनकीद का एक और तीर फेंका। कोई सरकारी नौकरी है? उर्वा ने जवाब दिया, मैं एक फनकारा हूँ। मैं तस्वीरें बनाती हूँ। हाँ, तस्वीरें तो हर कोई बना लेता है, क्या उसमें मुस्तकबिल है? फुप्पो ने हकारत से पूछा। उर्वा ने पहली बार अमार को नजरअंदाज किया और फुप्पो से कहा, तस्वीरें सिर्फ बनती नहीं, बोलती हैं। वो इंसान के जज्बों को रंग देती हैं। आपने कभी गौर किया है कि काला रंग इतना खामोश क्यों होता है? फुप्पो के पास उसका कोई जवाब नहीं था। अमार जो खामोशी से स्क्रिप्ट के टूटने का इंतजार कर रहा था, उर्वा की इस बेसख्ता और पुरएतमाद गुफ्तगू से हैरान रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस अफरा तफरी के पीछे एक हकीकी तख्लीकी दिल मौजूद है। फर्जी मंगनी की तकरीब खत्म हो चुकी थी। अमार के घर का माहौल वापस खामोश और मुनज़्ज़म हो चुका था। सिर्फ उर्वा की मौजूदगी के निशानात हर कोने में मौजूद थे। रात के 2 बज चुके थे। अमार अपने दफ्तर के हिस्से में बैठा गुज़श्ता रोज के खराब हुए मुआहदे के कागजात को ठीक कर रहा था। उसके माथे पर पसीने के कतरे थे, लेकिन उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर काम पर थी। वो दुनिया का कोई भी काम वक्त पर मुकम्मल करने का आदी था। अमार ने कॉफी का कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया जो खाली था। उसे थक कर कुर्सी की पूंछ से टेक लगाई। अचानक उसे कमरे के दूसरे कोने से हल्की सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। उर्वा, जिसे इस वक्त आराम करना चाहिए था, फर्श पर बैठी थी और एक बड़े कैनवस से खामोशी से काम कर रही थी। उसके गिर्द कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई शोर नहीं था, सिर्फ मुकम्मल इर्तकाज था। अमार ने हैरत से उसे देखा। जब उर्वा काम में मगन होती थी तो उसका सारा इंतजार खत्म हो जाता था। उसके हाथों में तेजी और आंखों में एक शदीद लगन थी। अमार को पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो लापरवाह समझता है, वो अपने काम में कितनी मुखलिस है। इस लगन में अमार को एक तरह की तरतीब नजर आई जो उसकी अपनी लगन से मुख्तलिफ नहीं थी।
उर्वा ने अपना सर उठाया और अमार को देखा। आप अभी तक काम कर रहे हैं? उर्वा ने सरगोशी की। हाँ, अमार ने रुके हुए लहजे में कहा। कागजात ठीक कर रहा हूँ। उर्वा ने फौरन अपनी कुर्सी पर से एक थर्मोस उठाया। वो बगैर कुछ कहे उठी और अमार की मेज पर एक कप चाय रख दी। चाय अमार के मुकर्रर दर्जा हरारत और मयार की नहीं थी। उसमें उर्वा की तरफ से एक बेसाख्ता मेहरबानी शामिल थी। आप भी पागल हैं, उर्वा ने उसकी मेज के करीब बैठते हुए कहा। आप इतना क्यों भागते हैं? क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए है? अमार ने पहली बार उर्वा की बात पर संजीदगी से गौर किया। नहीं, ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये इंसाफ के असूलों पर यकीन रखने के लिए है। जब कोई कानून को तोड़े तो मेरे अंदर का निजाम तड़प उठता है। मैं अपने असल परस्ती को कभी टूटने नहीं देता। उर्वा ने अपने कैनवस की तरफ इशारा किया। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। मेरे असूल रंग है। अगर मैं गलत रंग इस्तेमाल करूँ तो मेरी तस्वीर झूठ लगती है। मैं भी वही तरतीब ढूंढती हूँ जिसे आप कानून में ढूंढते हैं। अमार ने उसकी तरफ देखा। वो दोनों अपने अपने मैदानों के इंतहाई पुरजोश लोग थे। ये रिश्ता सिर्फ एक वीजा का ड्रामा था, लेकिन उस रात उन्होंने एक दूसरे के अंदर छुपे हुए इंसान को पहली बार देखा। ये एक गैर रोमानवी लेकिन गहरा ताल्लुक था, जो सिर्फ एहतराम पर मबनी था। आप ये चाय पी लें, उर्वा ने कहा। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस जरा सा खलूस है। अमार ने खामोशी से कप उठाया। ये पहला मौका था जब अमार ने उर्वा को कोई डांट नहीं पिलाई, ना कोई तनकीद की थी। रात की खामोशी में उनका ये गैर रस्मी ताल्लुक फर्जी मंगनी से कहीं ज्यादा सच्चा लग रहा था। पिछली रात की खामोश गुफ्तगू के बाद उर्वा की नींद उड़ चुकी थी। अब वो अमार से नफरत कम और उसकी जिंदगी के भेद जानने में दिलचस्पी ज्यादा लेने लगी थी। वो सोचने लगी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को इतना बेलचक बना गई है। अगले दिन अमार को एक अहम अदालती समाअत के लिए जल्दी जाना पड़ा। उसने उर्वा को सख्ती से हदायत की कि वो उसके दफ्तर वाले हिस्से में कदम भी न रखे और अपनी तमाम अफरा तफरी को लिविंग रूम तक महदूद रखे। उर्वा अपने कैनवस पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अमार के बंद दरवाजे की तरफ ही था। उसे अमार के कमरे के पास लगी एक छोटी सी शेफ पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर नजर आई। तस्वीर में एक नौजवान लड़का खड़ा था जो बिल्कुल अमार जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ज्यादा खुली और बेपरवाह थी। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा। वो जैसे उसे देखने लगी तो उसका हाथ एक पुराने मोटे रजिस्टर से टकराया जो दीवार में चिपी एक छोटी सी अलमारी में रखा था। अलमारी का ताला ढीला था। उर्वा ने इसे खोला। अंदर सिर्फ कागजात और पुराने अखबारात की कटिंग्स थी। उर्वा ने तजस्सुस से कटिंग्स निकाली। सुर्खी पड़ते उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये खौफनाक खबर थी। कानूनदान के बेटे पर माली फ्रॉड का इल्जाम। ये केस अमार के वालिद का नहीं बल्कि उसके बड़े भाई का था, जिसने अमार के करियर के बिल्कुल आगाज में एक बहुत बड़ी कानूनी गलती की थी, जिससे इसकी खानदानी साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। अमार जो तब सिर्फ एक नौजवान वकील था, उसे ये दाग ढूंढने में बरसों लग गए थे। उसे सख्त मुशक्कत करनी पड़ी और कानूनी दुनिया में अपने आप को फौलाद साबित करना पड़ा, ताकि कोई भी उसके कानून के माजी का हवाला न दे सके। औरवा ने रजिस्टर बंद किया और समझ गई कि अमार की असूल परस्ती दरअसल उसका दिफा है। वो दुनिया के सामने एक ऐसा बेऐब वकील बनकर खड़ा था जिसे कोई माजी के किसी जुर्म से जोड़ ना सके। उसका कानून से प्यार एक असूल नहीं बल्कि एक खौफ था। उसे डर था कि जरा सी भी लचक उसे दोबारा उसी जिल्लत के घड़े में धकेल देगी। थोड़ी देर बाद अमार वापस आया। उसका चेहरा अदालत की सख्त बहस के बाद थका हुआ था। जैसे उसकी नजर खुली हुई किताब पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और मारी को जोर से बंद किया। मैंने क्या कहा था? अमार की आवाज में तेज गुस्सा था। तुम्हें इस तरफ आने से मना किया था। ये मेरी निजी जगह है। उर्वा ने अपना कैनवस नीचे रखा और पुरसुकून अंदाज में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई शरारत या नफरत नहीं थी, सिर्फ समझदारी थी। मुझे पता चल गया है, उर्वा ने आहिस्तगी से कहा। आप सिर्फ डरते हैं। आप कोई रोबोट नहीं है। आप बस किसी और की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं। हमार का गुस्सा इस अचानक हमदर्दी से ठंडा पड़ गया। वो पहली बार लाजवाब हुआ, क्योंकि उसकी जिंदगी के इस छुपे हुए जख्म को किसी ने पहली बार खोला था और इस पर मरहम रखने की कोशिश की थी। अमार ने अपनी आंखें मूंद दी। ये मेरा मसला है, अब हमारा मसला है। उर्वा ने पहली बार अमार का बाजू हल्के से छुआ। मैंने भी तो नादानी की थी और आपने मुझे बचाने का फैसला किया, लेकिन आपने अपने भाई को नहीं बचाया। आपने कवानीन को बचाया और खुद को तनहा कर लिया। ये पहला मौका था जब अमार को एक औरत के लम्स में हमदर्दी
اور سکون ملا۔ اس کی جذباتی دیوار میں ایک بڑی دراڑ پڑ چکی تھی۔ اس لمحے ویزا کا جھوٹا ڈرامہ اس کے ذہن سے نکل گیا اور ان کے درمیان حقیقی قربت پیدا ہوئی۔ عمار کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ یہ انتشار زدہ لڑکی شاید اس کی منظم زندگی میں رنگ بننے کی طاقت رکھتی ہے۔ اپنے ماضی کے زخم کھلنے کے بعد عمار اور عروہ کے بیچ کا تعلق ایک نازک لیکن غیر رسمی موڑ لے چکا تھا۔ نفرت کی جگہ اب ایک عجیب سا احترام اور ہمدردی نے لے لی تھی۔ اسی دوران عمار نے عوامی سطح پر مضبوط ثبوت جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دے کہ ان کا تعلق گہرا ہو چکا ہے۔ عمار کے ہاتھ میں وہی لمیٹڈ کارڈ تھا جس میں گفتگو کے نکات درج تھے۔ اچانک عمار کی نظر ریسٹورنٹ کے دروازے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں تنی تھی۔ وہاں سارا کھڑی تھی، جو امیگریشن کے معاملات میں عمار کی سخت حریف اور سابقہ ہم جماعت بھی تھی۔ سارا اپنے تیز دماغ اور عمار پر تنقید کرنے کے لیے مشہور تھی۔ سارا سیدھی ان کی میز پر آئی اور ایک بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ عمار کو سلام کیا۔ ارے عمار، سنا ہے تم نے خاموشی سے منگنی کر لی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ تم جیسے کام کے دیوانے کو محبت کرنے کا وقت مل گیا۔ سارا نے عروہ کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمار نے فوراً اپنی مصنوعی مسکراہٹ والا بٹن دبایا۔ سارا، عروہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ ہے۔ سارا نے عروہ کی طرف دیکھا تو عروہ، شادی کی تاریخ کیا رکھی ہے؟ کیا تمہارے وکیل محبوب نے تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے؟ عمار نے فوراً بیچ میں بات کاٹی۔ ہم اگلے سال فروری کی 15 تاریخ کو شادی کر رہے ہیں اور چونکہ میری مصروفیت بہت ہے اس لیے میں ایک سادہ اور منظم تقریب کا منصوبہ بنایا۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، سادہ اور منظم، بالکل عمار کی طرح۔ اور تمہارا ہنی مون کہاں ہوگا؟ کیا اس کا بھی کوئی شیڈیول بن گیا ہے؟ عمار اپنا اسکرپٹ نکالنے کی کوشش میں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قانونی ملک کا نام لیتا عروہ نے بولنا شروع کر دیا۔ نہیں، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارا ہنی مون سادہ نہیں ہوگا، ہم ایک رنگین سفر پر جائیں گے۔ ہم کسی شیڈیول کی پابندی نہیں کریں گے۔ ہم اچانک پہاڑوں پر چلے جائیں گے جہاں عمار اپنا کوڈ آف کانڈکٹ توڑے گا اور میں وہاں بیٹھ کر ان تمام خوبصورت رنگوں کو اپنے کینوس میں قید کر دوں گی جو اس کی زندگی سے غائب ہے۔ سارا اور عمار دونوں حیران رہ گئے۔ عروہ کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس کی بات کو سچا ثابت کر رہی تھی۔ عمار کو یہ منصوبہ بندی مکمل طور پر غیر منطقی لگی، لیکن سارا کے سامنے عروہ کی بے ساختگی بہت پرکشش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، سارا نے مشکوک لہجے میں کہا۔ عمار تو بغیر شیڈیول کے ناشتہ بھی نہیں کرتا۔ مجھے ایک تصویر لینے دو، سوشل میڈیا پر محبت کا ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ عمار کی ٹھنڈی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ اس قسم کے عوامی پیار کے اظہار سے نفرت کرتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی انکار کرتا اور وہ اچانک اٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ عمار کی گردن میں ڈال کر اسے زور سے گلے لگا لیا۔ عروہ کا سر عمار کے سینے پر تھا۔ وہ ایک غیر متوقع اور بے ساختہ لمحہ تھا۔ عمار کا سخت جسم فوراً پگھل گیا۔ یہ محض ایک اداکاری نہیں تھی، اس لمس میں ایک عجیب سی گرمجوشی اور اپنائیت تھی۔ عمار کو پہلی بار ایک حقیقی چنگاری کا احساس ہوا۔ سارا نے جلدی سے تصویر لی اور وہاں سے چل دی۔ عروہ پیچھے ہٹی۔ دونوں کی سانسیں تیز تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملائی، لیکن دونوں جانتے تھے کہ محض ایک جھوٹا ڈرامہ نہیں ہے۔ ان کے بیچ کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی تھی جس کا کوئی قانونی نام نہیں تھا۔ عمار اور عروہ کے درمیان ہونے والی غیر معمولی جذباتی تبادلے کے بعد انٹرویو کا وقت سر پر آ چکا تھا۔ عمار مکمل طور پر شدید دباؤ میں تھا۔ وہ اپنے دفتر کے کمرے میں چکر لگا رہا تھا اور ہاتھوں میں نوٹس تھامے ہوئے تھا۔ صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، عمار نے کہا۔ یہ ہمارا آخری امتحان ہے۔ تمہارے تمام جوابات کو میرے اسکرپٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک بھی لفظ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بار معاملہ ہنسی مذاق کا نہیں۔ اور وہ ایک نیا انتہائی ضروری اسکرپٹ کھولا۔ یہ تمہاری سچی محبت کی ابتدا ہے۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کب احساس ہوا تمہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ کہانی جتنی جذباتی ہوگی اتنی ہی کامیاب ہوگی۔ عمار نے جذباتی لہجے میں کہانی سنانا شروع کیا۔ تمہیں کہنا ہے کہ ایک بارش والی رات جب تم بہت پریشان تھی تو میں نے تمہیں ایک پرانی لائبریری میں ڈھونڈا۔ میں نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی جس کا ایک جملہ تمہارے دل کو چھو گیا۔ اس دن تمہیں میری سنجیدگی میں محبت نظر آئی۔ عروہ نے اپنا سر ہلایا۔ یہ بہت بورنگ ہے عمار، میں اس بے جان لائبریری اور کتاب کے جملے کو کیسے یاد رکھوں گی؟ یہ جھوٹ ہے، میں پکڑی جاؤں گی۔ ہمیں ایک چھوٹے ویزا کے لیے جھوٹے جذبات ہی دکھا رہے ہیں، عمار نے بے بسی سے جواب دیا۔ عروہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہم پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ ہماری کہانی نہیں ہے،
ہماری کہانی میں لائبریری نہیں، کافی شاپ تھی، اور کتاب کے جملے نہیں، پیمانہ صاحب کا لقب تھا۔ عمار کو شدید غصہ آیا۔ پاگل مت بنو، تم عدالت کے سامنے اسکرپٹ پڑھو گی؟ میں اپنے وکیل سے اس لیے محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ پیمانہ صاحب ہے۔ یہ ایک قانونی موت ہوگی، لیکن اس میں سچائی ہے۔ عروہ نے آہستگی سے کہا، جب میں نے آپ کو پیمانہ صاحب کہا اور آپ کا سوٹ خراب کیا تو آپ کو غصہ آیا، لیکن آپ نے مجھے عدالت میں گھسیٹا نہیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ آپ کا دل صرف پتھر کا نہیں ہے، وہ ہماری سچی یاد ہے۔ عمار نے عروہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس بے تکے واقعے کو وہ ایک بڑی غلطی سمجھ رہا ہے، وہ عروہ کے لیے ان کے تعلق کا سب سے اہم موڑ تھا۔ اسے زندگی کے تمام اصولوں کے خلاف عمار نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، عمار نے اپنے ہائی لائٹر والی پینسل میز پر پھینک دی۔ ہم اس کافی شاپ کے واقعے کو ہی استعمال کریں گے، لیکن ہم اسے رومانوی انداز میں بیان کریں گے۔ تمہارے غصے کو جذبہ اور میری چپ کو گہری محبت ثابت کریں گے۔ عروہ مسکرا دی۔ پہلی بار عمار نے اپنے اصولوں کو توڑا، عروہ کی بے ساختگی کو قبول کیا۔ یہ آخری تیاری ایک رسمی ریہرسل نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ان سچی یادوں کو یاد کر رہے تھے جو ان کے درمیان کسی معاہدے کے بغیر پیدا ہو گئی تھی۔ پر سب کچھ اب بہت حقیقی لگ رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور وہ دن آگے جب عمار اور عروہ کو امیگریشن کے فیصلہ کن انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ کمرہ چھوٹا اور سرکاری تھا، جس میں ہر طرف بے حسی اور اصولوں کا غلبہ تھا۔ عمار اپنے روایتی سیاہ سوٹ میں بالکل پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ عروہ کی ٹانگیں کرسی کے نیچے لرز رہی تھی۔ سامنے بیٹھا آفیسر سخت گیر تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ آفیسر نے براہ راست سوال کا آغاز کیا، مس عروہ، آپ کی ویزا درخواست میں فراڈ کا اشارہ ملتا ہے۔ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ اس ملک میں موجودگی قانونی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر ضروری ہے؟ عمار نے فوراً قانونی اعتراض اٹھایا، جناب یہ سب پرانے واقعات ہیں، اب ان دونوں کا رشتہ تمام شکایت سے بہتر ہے۔ آفیسر نے عمار کو نظر انداز کیا اور عروہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو یقین ہوا کہ عمار ہی آپ کی زندگی کا واحد راستہ ہے؟ کوئی ایک مخصوص واقعہ بتائے۔ عمار نے گہری سانس لی اور عمار کی طرف دیکھا۔ عمار نے اسکرپٹ کے مطابق لائبریری والی بارش کے جواب کا اشارہ کیا، لیکن عروہ نے سر ہلا دیا۔ اسے وہ جواب دیا جو اس وقت اس کے دل میں تھا۔ میں نے ان سے محبت کا فیصلہ اس دن کیا، عمار نے نہایت سچائی سے کہا، جب میں نے ان کی مہینوں کی محنت پر ایک بڑا سا مسکراتا ہوا چہرہ بنا دیا تھا۔ عمار کا سانس سینے میں رک گیا۔ عروہ نے جاری رکھا، وہ میرے اس انتشار پر چیخ سکتے تھے، وہ مجھے کیس سے نکال سکتے تھے اور مجھے جیل بھیج سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے غصے کو ضبط کیا اور اس معاہدے کو رات پر جاگ کر ٹھیک کیا۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ یہ سخت مزاج اصولوں کا پابند وکیل میرے لیے اپنے اصول توڑنے کو تیار ہے۔ ان کی سختی ان کی ڈھال ہے، اور مجھے ان کی ڈھال کے پیچھے کھڑا یہ انسان بہت پرکشش لگا۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ عمار نے جذباتی ہو کر عروہ کا ہاتھ میز کے نیچے ہلکے سے تھاما۔ عروہ کا جواب ان کے جھوٹے اسکرپٹ سے کہیں زیادہ طاقتور اور سچا تھا۔ اس میں وہ خلوص تھا جو کوئی جعلی جوڑا کبھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ آفیسر نے فائل بند کی، اس نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر ایک پرسکون مسکراہٹ دی۔ ہمیں آپ کے جذبات میں سچائی نظر آئی، لگتا ہے آپ کو ایک دوسرے کی کمزوری کا ادراک ہے۔ ویزا کو منظور کیا جاتا ہے، آپ کو یہاں رہنے کی مکمل اجازت ہے۔ کمرے میں اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ جیت؟ عمار کے چہرے پر پہلی بار ایک غیر محتاط حقیقی مسکراہٹ آئی۔ وہ کھڑا ہوا اور فاتحانہ انداز میں فائل اٹھائی۔ عروہ کے چہرے پر بھی خوشی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی گہری اداسی بھی تھی۔ باہر نکل کر عمار نے عروہ کو دیکھا، تم نے شاندار کام کیا، موکل نمبر 332۔ عروہ نے مسکرا کر سر ہلایا، آپ کا اسکرپٹ ہی بہت اچھا تھا۔ گاڑی کی واپسی کا سفر مکمل طور پر خاموش تھا۔ کوئی جیت کا جشن نہیں تھا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ جیت ان کے لیے فرضی معاہدے کا آخری صفحہ تھا۔ جیسے ہی گاڑی عمار کے گھر پہنچی، عروہ نے اپنے بیگ کی زپ کھولی۔ شکریہ عمار۔ عروہ نے صرف 2 لفظ کہے، میرا سامان زیادہ نہیں ہے، میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، ہمارا معاہدہ پورا ہو گیا۔ عمار نے سامنے دیکھا، اس کی منظم زندگی بچ چکی تھی، لیکن اب وہ یہ مکمل طور پر خالی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جس ویزا کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، وہ بھی ایک ایسی حقیقت کو چھپانے والا تھا جو اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ ان کی جدائی کی قیمت ویزا ملنے کی خوشی سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ ویزے کی منظوری کے بعد
उर्वा ने अपना सारा सामान बिखरे हुए रंगों की तरह समेटना शुरू कर दिया। अमार के साफ सुथरे कमरे में उर्वा की पेंटिंग्स और इसके सामान के निशानात थे, जो अब एक तलक सच्चाई की तरह मिटाए जाने को तैयार थे। अमार ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देखा। अब उसे अपने आप को याद कराने की जरूरत नहीं थी कि उसका उनका मुआहिदा खत्म हो चुका है। अमार अपने दफ्तर में बैठा था और हर तरफ गैर मामूली खामोशी थी। उसकी तमाम फाइलें तरतीब से थी, लेकिन उसका दिल मुकम्मल इंतशार का शिकार था। उसकी मुनज़्ज़िम जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अंदर से वो खाली था। उसे एहसास हुआ कि जिस बेतरतीबी और शोर से वो नफरत करता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग था। वो उर्वा के बगैर नहीं रह सकता था। मैं ये झूठ नहीं जी सकता, अमार ने खुद से कहा। अमार ने फौरन अपना कोट पहना। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज जाकर इमिग्रेशन हकाम के सामने सच बता देगा। अपनी सच्ची मोहब्बत को बचाने के लिए अपना करियर, अपनी शोहरत और अपनी तमाम असूल परस्ती को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार था। उसने अपनी मेज पर एक मुख्तसर नोट छोड़ा कि वो कहा जा रहा है। इससे पहले कि वो उर्वा से आंखें मिला सके, ये उसकी तरफ से खामोश मोहब्बत का आखिरी इजहार था। और वह अपने सामान को पैक कर रही थी जब उसकी नज़र अमार के दफ्तर की मेज पर पड़ी। वो नोट पढ़कर हैरान रह गई। मैं सच बताने जा रहा हूँ। और वह का दिल दहल गया। अमार सिर्फ उसे बचाने के लिए नहीं जा रहा था, वो उसे खोने के खौफ से अपनी जिंदगी को तबाह करने जा रहा था। वो फौरन भागी। अमार तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उर्वा उसे पुकारती हुई बाहर निकली। अमार, रुको। अमार ने पलट कर उसे देखा। उर्वा तेजी से भागकर उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या कर रहे हो तुम? उर्वा की आवाज कांप रही थी। तुम अपनी इतनी मेहनत मेहनत को क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो तुम्हें जेल भेजेंगे। अमार की आंखों में पहली बार आंसुओं की झलक थी। मैंने एक झूठे वीजा के लिए एक सच्चा रिश्ता बर्बाद कर दिया था। मैं अब झूठ नहीं जी सकता। मैं असूलों का वकील हूँ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की वाहिद सच्चाई हो। उर्वा ने अपने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा थामा। आपकी सच्चाई मुझे पसंद है, लेकिन मुझे इस सच्चाई के लिए किसी कानून को तोड़ने की जरूरत नहीं है अमार। मुझे वो वीजा नहीं चाहिए जो आपको मुझसे दूर करे। उर्वा ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से वो बनावटी मंगनी की अंगूठी उतार दी। अमार ने आगे बढ़कर उर्वा को गले लगा लिया। ये लम्स खौफ का नहीं, बल्कि हमेशा के लिए साथ रहने का वादा था। अमार ने जेब से मंजूर शुदा वीजा का कागज निकाला और बगैर किसी झिझक के उसे फाड़ दिया। अब हमें किसी कागज की जरूरत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बेसाख्ता हंस पड़े। अमान अब भी मुनस्सिम था, लेकिन उर्वा के रंगों और बेतरतीबी ने उसकी जिंदगी को एक नया खूबसूरत मायने दे दिया था। उन्होंने फैसला किया कि अपने ताल्लुक को सच्चे और गैर मुतवक्का तरीके से आगे बढ़ाएंगे और जिंदगी के हर सफर पर हमेशा साथ चलेंगे।